बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बच्चों आज अपन इस वीडियो में पढ़ेंगे जो 11th क्लास ज्योग्राफी है, इसका चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 7 में जो आखिरी पॉइंट बचा था अपना, उसके बारे में पढ़ेंगे, पवनों के द्वारा निर्मित स्थल आकृतियों के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात तो यह है कि पवनें जो होती है वो शुष्क क्षेत्रों में अपरदनात्मक और निक्षेपणात्मक कार्य करती है, यानी कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर नदियाँ यानी कि जल जो है आकृतियाँ बनाता है। लेकिन जो शुष्क क्षेत्र होते हैं जैसे कि मरुस्थल, डेजर्ट वगैरह हुए, तो वहाँ पर पवन जो है विभिन्न प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है। पवन अधिकतर शुष्क क्षेत्रों में और बारीक कण जहां पर होंगे यानी कि मिट्टी के बारीक बालू कणों में ही इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण कर पाती है। तो पहला पॉइंट तो यह है कि पवनें उष्ण और शुष्क क्षेत्रों में अपरदन और निक्षेपण का काम कर पाएगी, आर्द्र क्षेत्रों में नहीं कर पाएगी। दूसरा, पवनों के द्वारा अपरदित कण क्या होते हैं, बिल्कुल महीन होते हैं। दूसरा ये होता है कि जहाँ पर डेजर्ट एरिया होते हैं, सूखे एरिया होते हैं, वहाँ पर दोस्तों अपरदन का कार्य तेजी से होता है। कैसे होता है? क्योंकि वहाँ पे तापांतर भी काफ़ी पाया जाता है। तापांतर क्या होता है? वहाँ पर मिट्टी के होने की वजह से क्या होता है, दिन में तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और रात में बहुत ज़्यादा घट जाता है। तो तापांतर अधिक होने के कारण अपक्षय की क्रिया भी अधिक होती है ना, और बारिश की कमी होना या फिर बहुत ज़्यादा बारिश होना, इस प्रकार की क्रियाएं जो है शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। तो वहाँ पर अपक्षय ज़्यादा होता है। अपक्षय ज़्यादा होगा तो जो इरोजन यानी कि अपरदनात्मक क्रियाएं भी ज़्यादा होगी। पवन दो प्रकार से गति करती है, एक ऊर्ध्वाधर गति और एक क्षैतिज गति। यानी कि जब पवन गर्म हो जाती है तो गर्म होने के बाद में क्या होती है, ऊपर की ओर उठती है। जब पवन गर्म होती है और ऊपर की ओर उठती है और उसके मार्ग में कुछ अवरोध आ जाता है तो वो फिर उससे भंवर का निर्माण होता है, बबूला का निर्माण होता है, भंवर का निर्माण होता है। तो पवन दो प्रकार से गति करती है, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरी क्षैतिज गति। क्षैतिज गति क्या होती है? धरातल के पास में पवन का बहना, ये क्या कहलाता है? क्षैतिज गति कहलाती है। जब पवन ऊपर की ओर उठती है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर गति। अब क्षैतिज गति कब करती है पवन? जब वायु दाब में भिन्नता हो। किस में भिन्नता हो? वायु दाब में जब भिन्नता आती है तो उससे क्या होता है, पवन क्षैतिज गति करती है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एयर प्रेशर लो है और यहाँ पर एयर प्रेशर हाई है, तो पवन जो है उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहेगी। लेकिन ऊर्ध्वाधर गति कब करेगी? जब तापमान बढ़ जाएगा। तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, पवन गर्म हो जाएगी और गर्म होने के बाद में हल्की होकर ऊपर की ओर उठ जाएगी। तो जब क्षैतिज अपरदन करती है पवन, है ना, क्षैतिज यानी कि क्षैतिज रूप से बहती है, तो वो क्या करती है, मिट्टी के कणों को घर्षण करते हुए बहाकर ले जाती है। यानी कि मिट्टी के जो कण होते हैं, जो रेत के कण होते हैं, वो धरातल से टकराते हुए, घर्षण करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। जबकि ऊर्ध्वाधर गति करती है तो उसमें क्या होता है, महीन कणों को पवन बहुत ऊपर की ओर उठाकर ले जाती है और बहुत दूर क्षेत्रों में ले जाकर उन्हें निक्षेपित कर देती है। पवन द्वारा अपरदित क्षेत्र मुख्य रूप से शुष्क मरुस्थल होता है। क्लियर है? अब देखते हैं पवनों के द्वारा अपरदनात्मक आकृतियां कौन कौन सी होती है, समझने की जरूरत है। पहला है पेडिमेंट। पेडिमेंट देखो, पेडिमेंट के बाद में इंसेलबर्ग बनता है और इंसेलबर्ग के बाद में पदस्थली बनती है, या पदस्थली या जिसे पेनी प्लेन, पद प्लेन या पेनी प्लेन कह सकते हैं अपन, पदस्थली, या फिर अपन इसे क्या कह सकते हैं, पेडी प्लेन, क्या कह सकते हैं, पेडी प्लेन, याद रखना है। पहले क्या बनेगा, पेडीमेट बनेगा। क्या बनेगा? पेडीमेट। पेडीमेट क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई पर्वतीय क्षेत्र है। अब कहोगे सर मरुस्थलों में भी पर्वतीय क्षेत्र होते क्या? हाँ होते हैं। ऐसा नहीं कि मरुस्थल है तो वहाँ पे रेत ही रेत होंगे, आप जाके रेत में आराम से लोट पलेटा करोगे। वहाँ पर भी पर्वत होते हैं, वहाँ पर भी अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ होती है। तो जैसे मान लीजिए कोई पर्वत है, अब इस पर्वत के जो ये मंद ढलान वाला क्षेत्र है, यहाँ पर नीचे की ओर क्या होता है, जो समतल क्षेत्र होता है उसे क्या कहते हैं, पेडीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडीमेंट कहते हैं। सबसे पहले क्या बनेगा? पेडीमेंट। ये पेडीमेंट बन गया आपका। अब ये पेडीमेंट क्यों बना? ये सरिताओं के द्वारा बहाकर लाए गए ऊपर वाले अवसादों को यहाँ डिपोजिट करने से एक पेडीमेंट का निर्माण होगा। यानी कि पदस्थली, यानी कि पर्वत के नीचे एक पदस्थली यानी कि पेडीमेंट का निर्माण होता है।
फिर इसके बाद में क्या होता है, जो लगातार इरोजन की क्रिया है वो इस क्षेत्र को काटती रहती है, इस क्षेत्र को लगातार काटती रहती है, तो एक ऐसा क्षेत्र बढ़ जाता है, बिल्कुल खड़ा हुआ क्षेत्र बन जाता है। और ऐसा खड़ा हुआ जो क्षेत्र होगा इसे हम क्या कह देंगे, आपको पता है, भृंगु कह देंगे। क्या कह देंगे, भृंगु। जो अपने धाराएं और समुद्री जो क्षेत्रों में निर्मित आकृतियां हैं वैसी आकृतियां जो खड़ी सीधी दीवार के समान होती है उसे हम भृंगु या क्लिफ कहते हैं। फिर भृंगु बनने के बाद में लगातार अपरदनात्मक क्रियाएं और चलती रहेगी, और चलती रहने की वजह से कुछ इस तरीके की आकृति लास्ट में जाकर बन जाएगी, यानी कि पूरा का पूरा पर्वत नष्ट हो गया, बस एक कुछ अवशेष के रूप में थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ क्षेत्र बचा है। तो अपन ने देखा था मोनाड नोक बनते हैं, मोनाड नोक बनते हैं, ठीक वैसे ही कुछ बीच में कुछ कठोर पत्थर रह जाते हैं जिनको क्या कहते हैं अपन, इंसेलबर्ग कहते हैं। ये क्या है, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग बन गया। जब इंसेलबर्ग भी नष्ट हो जाता है और एक पूरा समतल मैदान बन जाता है तो उसे हम पेडी प्लेन के नाम से जानते हैं। क्लियर है, सबसे पहले क्या बना, पेडीमेंट बना, फिर इंसेलबर्ग बना, और लास्ट में क्या बन गया, पेडी प्लेन बन गया। तो तीनों क्लियर हो गए आपके, पेडीमेंट, इंसेलबर्ग और पेडी प्लेन। इंसेलबर्ग से आपको याद रखना है समतल मैदान लेकिन बीच से कुछ उठा हुआ क्षेत्र हो, थोड़ा सा उठा हुआ क्षेत्र, जैसे कि मोनाड नोक होते हैं उस तरीके का। तो ये इंसेलबर्ग है, और इंसेलबर्ग के नष्ट होने के बाद में भी क्या बन जाते हैं, पेडी प्लेन बन जाते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो। अब आगे चलते हैं अपन प्लाया। प्लाया क्या होती है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए कोई पर्वतीय क्षेत्र है पर्वतीय या पहाड़ी क्षेत्र है, जैसे ये कोई यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्र था इस तरीके से, और यहाँ पर है, तो इस क्षेत्र में क्या होगा, जो सरिताएं जो है यानी कि जो पानी है वो बहता हुआ क्या करेगा, आगे की ओर, इधर की ओर जो अवसाद है उनको डिपॉजिट कर देगा, यहाँ पर डिपॉजिट कर देगा। तो यहाँ पे एक छोटा सा मैदान बन जाएगा, और इसके आसपास में क्या होगी, उच्च उठी हुई भूमि होगी, यानी कि बीच में यहाँ पर एक छोटा समतल मैदान है जो गहराई में है, और इसके चारों ओर ऊपर उठी हुई उच्च भूमि है। अब बारिश की ऋतु में क्या होता है, चारों ओर का पानी बहकर इस क्षेत्र में आके जमा हो जाता है। जब इस क्षेत्र में आके जमा हो जाता है तो एक उथली झील का निर्माण होता है। किसकी झील का, एक उथली, उथली का मतलब कम गहराई वाली झील, एक कम गहराई वाली झील का निर्माण होता है जिसे प्लाया कहते हैं। और ये जो झील है ये अल्पकालीन होती है, जैसे ही वर्षा ऋतु समाप्त होगी ये झील क्या होगी, इवेपोरेशन होगा, यानी कि पानी वाष्पीकरण होकर उड़ जाएगा, और जो इसके साथ में बहके आए हैं सेडिमेंट्स वो यहाँ पर जमा रहेंगे। अब आपको पता है मरुस्थलीय क्षेत्र है तो यहाँ पे लवणीय भूमि पाई जाती है। कैसी भूमि, लवणीय भूमि पाई जाती है। तो लवणीय भूमि यानी कि भूमि में क्या होते हैं, मृदा में क्या होते हैं, लवण होते हैं। जब पानी बह के आ रहा है तो इन लवणों को अपने साथ घोल कर लेके आ रहा है ना, और फिर वो कहाँ आ रहा है, इस प्लाया में आ रहा है। प्लाया बन रही है ना, झील बन रही है, एक उथली झील बन रही है, तो यहाँ पर ये लवणीय जो लवण है इसको भी अपने साथ लेके आ रहा है। लेकिन जब प्लाया बन गया यानी कि एक खारे पानी की झील बन गई, लेकिन जब इवेपोरेशन होता है तो पानी तो क्या होता है कि पंख लगे हुए होते हैं पानी के, तो वो तो उड़ जाता है, लेकिन ये जो लवण होते हैं इनके पंख नहीं होते, ये नहीं उड़ पाते। यानी इवेपोरेशन की क्रिया होती है तब जल तो वाष्पीकृत हो जाता है और लवण क्या होते हैं यहीं पर जमा रह जाते हैं, लवण नहीं उड़ पाते। तो यहाँ पे एक सफेद भूमि का निर्माण हो जाता है। सफेद भूमि का निर्माण होगा ना, नमक बिखरा हुआ है चारों तरफ, तो क्या होगा, एक सफेद भूमि का निर्माण होता है। जैसे कच्छ का रण है, अगर गुजरात में आपने देखा होगा तो कच्छ का रण है जो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट दिखता है, तो इस तरीके से एक व्हाइट व्हाइट क्षेत्र का निर्माण होगा जिसे हम क्या कहेंगे, कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहेंगे। प्लाया समझ में आ गया। प्लाया एक अल्पकालीन खारे पानी की उथली झील होती है जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनती है और इसमें लवण की मात्रा होती है, लेकिन जब वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलती है तो पानी तो इवापोरेट हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है, लेकिन इस पानी में जो घुले हुए लवण थे वो यहीं पे डिपॉजिट रह जाते हैं, जिससे कल्लर भूमि का या क्षारीय भूमि का निर्माण होता है। अब ये दोनों आगे वाले देखते हैं, अपवाह गर्त और छत्रक टेबल और पिटिका क्या होता है। अपवाह गर्त और गुहा ये दोनों लगभग एक ही समान के हैं। अपवाह गर्त और गुहा क्या होते हैं, जैसे ये आपका समतल मैदान है, ये आपका कोई डेजर्ट एरिया है या समतल क्षेत्र है, तो यहाँ पे पवन क्या कर रही है, गति कर रही है। पवन गति कर रही है तो यहाँ पे क्या करेगी, कुछ जो असंगठित चट्टानें जहाँ पर भी आएगी, यानी कि टूटी हुई चट्टानें, मिट्टी के बारीक कण जहाँ पर भी आएंगे वो उनको अपने साथ में
उठाएगी। तो उठाएगी तो यहाँ पे एक क्या बन जाएगा, इस तरीके का डिप्रेशन बन जाएगा, यानी यहाँ की मिट्टी को इसने उठाकर दूसरी जगह ले गए। तो यहाँ पे क्या बन गया, एक डिप्रेशन बन गया, यानी कि एक अपवाह गर्त बन गया। समझ गए। और ये अपवाह गर्त किससे बना है, पवन से बना है। अब पवन से जो अपवाह गर्त बनेगा इसे हम क्या कह देंगे, वात गर्त। क्या कहेंगे, वात गर्त। समझ गए। यानी कि एक डिप्रेशन बनता है, एक छोटा गड्ढा बन जाता है, उसे वात गर्त कहते हैं। जब ये गड्ढा और ज्यादा गहराई वाला हो जाएगा, जब ये गर्त और ज्यादा गहरा हो जाता है तो फिर उसे गुहा के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। पवन के द्वारा असंगठित चट्टानों को उठाकर दूसरी जगह ले जाने से कुछ छोटे छोटे गड्ढों का निर्माण होता है, जिसे अपवाह गर्त या वात गर्त कहते हैं। और जब ये गड्ढे गहरे हो जाते हैं तो इन्हें गुहा के नाम से जाना जाता है। अब आगे वाला आता है आपका कौन सा, छत्रक, टेबल और पीठिका। छत्रक, टेबल और पीठिका क्या होते हैं। देखिए, ये कोई क्षेत्र था, इस तरीके का कोई क्षेत्र था, है ना, ऊपर उठा हुआ क्षेत्र था। यहाँ पे क्या है, कठोर चट्टान है, और ये जो कठोर चट्टान है, ये कठोर चट्टान कुछ इस आकृति की है ना। तो ये क्या हुआ, ये आपका स्थलीय क्षेत्र आ गया। तो ये कठोर चट्टान ये वाली है, और इसके पास में यहाँ पर क्या है, कमजोर है चट्टान, और ये भी क्या है, नरम, यानी कि कमजोर है। तो दोनों साइड की जो चट्टानें हैं, जो नरम है, कमजोर है, इनको मिट्टी क्या करेगी, उड़ाकर ले जाएगी। मिट्टी यहाँ से, इनको हवा क्या करेगी, इनको यहाँ से हटा देगी। जब इसको यहाँ से हटा देगी तो बताओ कैसी आकृति बन रही है। देखो मैं हटा देता हूँ, यानी कि पवन के द्वारा इस क्षेत्र को हटा दिया गया, तो एक जो आकृति बन रही है वो छत्रक, यानी कि छत्ते जैसी आकृति बन रही है। इसको मशरूम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मशरूम आकृति। मशरूम कैसी होती है, इस तरीके की, है ना। तो इस तरीके की एक आकृति बनती है तो उसे छत्रक कहा जाता है। अगर यही आकृति अगर ऊपर से समतल हो, ऊपर से कैसी हो, समतल हो, तो इसे क्या कह देंगे अपन, टेबल कह देंगे। क्या कह देंगे, टेबल। और ऐसे ही पीठिका बनती है, यानी कि नीचे की ओर यहाँ अगर इस तरीके की आकृति बन जाती है तो उसे क्या कह देंगे, पीठिका। समझ गए। छत्रक, टेबल और पीठिका क्या होती है। तो ये सब क्या थे, इरोजनल लैंडफॉर्म थे, किसके द्वारा, विंड के द्वारा, यानी कि पवन के द्वारा अपर्दित किए गए स्थल रूप थे। क्लियर है। अब देखते हैं पवन के द्वारा निक्षेपित किए गए स्थल रूप। अब अपना जो टॉपिक बचा है वो बचा है कि पवनों के द्वारा निक्षेपित स्थल रूप कौन से बनते हैं। दोस्तों बच्चों, पवनों के द्वारा जो निक्षेपित स्थल रूप बनते हैं उनमें मुख्य रूप से डून्स बनते हैं, बालू टिब्बे बनते हैं, टीले बनते हैं। जिस तरीके से बालू टिब्बे होते हैं, आपने देखे हैं बालू टिब्बे, अगर नहीं देखे हैं तो आप जैसलमेर, और जैसलमेर भी नहीं जाना चाहो तो हमारे आसपास में भी काफ़ी दिख जाते हैं। तो बालू टिब्बे जो है वो बनते हैं निक्षेपण से, और निक्षेपण से बालू टिब्बों का जो निर्माण होता है उनमें देखो कौन कौन से टिब्बे बनते हैं। एक तो बरखान, एक पैराबोलिक, एक सीप, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। इस प्रकार के टीले बनते हैं। कौन कौन से, बरखान, पैराबोलिक, सीप, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। और अगर एक मैं कहूँ तो हमारे यहाँ पास में भमणियावास जैसे टीले भी बन जाते हैं। तो एक वो याद नहीं रखना आपको, ना याद ये रखने हैं, बरखान, पैराबोलिक, सीप, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। इस प्रकार के कुछ टीले बनते हैं। अब देखते हैं ये बरखान क्या होता है। दोस्तों जब ऐसे मान लो पवन की गति इस दिशा में हो, यानी कि पवन जो है इस साइड से इस दिशा में बह रही है, और इसकी दिशा के अनुरूप बाहें निकाले हुए, भुजाएं निकाले हुए टीले बन जाते हैं। यानी कि कुछ ऐसा टीला बन जाता है अर्धचंद्राकार। ये टीला क्या हो गया आपका दोस्तों, ये टीला हो गया बरखान। कौन सा हो गया ये, बरखान। इसे कहेंगे अपन बरखान टीला। यानी कि जब पवन की दिशा के अनुरूप, दो बाहें हैं ना इसके, भुजाएं कितनी है, दो, दोनों भुजाएं पवन की दिशा के अनुरूप हो तो उसे बरखान कहते हैं। फिर दूसरा आता है पैराबोलिक। पैराबोलिक कैसा हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका क्या हो जाएगा, उल्टा। यानी कि पवन की जो दिशा गति है, जो पवन की दिशा है बहने की, उसके विपरीत अगर भुजाएं बनती है तो इसे क्या बोलते हैं, पैराबोलिक। क्लियर है यहां तक। यानी कि पवन की दिशा के अनुरूप अगर भुजाएं बन रही है तो वो बरखान, और पवन की दिशा के, ये क्या है, पवन की दिशा, याद देखना है, पवन की दिशा,
याद करने का कुछ भी नहीं है, समझने का है। पवन की दिशा के अनुरूप भुजाएं बन रही है तो वो बरखान, और पवन की दिशा के विपरीत भुजाएं बन रही है तो वो पैराबोलिक हो गए। फिर तीसरा आता है सीप। सीप क्या होते हैं दोस्तों? सीप होते हैं कुछ, आपका जो बरखान होता है कुछ उसी प्रकार का होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, भुजा एक ही रहती है। भुजा कितनी रहती है? एक। ये लो, एक भुजा वाला आपका टीला, इसे क्या कहेंगे? सीप कहेंगे, सीप। और इसमें पवन की गति वैसी है, समझ गए। फिर इसके बाद में आता है अनूर्देर्दे। अनूर्देर्दे, देखो अनूर्देर्दे टीले कैसे बनेंगे? इस तरीके से जो लंबा टीला बन जाता है, ये टीला बन गया है ना, ये टीला बन गया, और पवन की गति भी कैसी थी? ऐसे। तो पवन की गति के समानांतर, पवन की गति की दिशा में एक लंबवत टीले का निर्माण होता है, तो उसे अपन क्या कह देते? अनुदैर्ध्य। देखो कुछ भी नहीं है याद करने का। अब आगे वाला अनुप्रस्थ क्या होता है? अब इस तरीके का अगर टीला बन जाता है, ये टीला बन गया आपका, और पवन की गति इधर, तो पवन की गति के समकोण पर, बिल्कुल समकोण हो रहा है ना, पवन की गति ऐसे चल रही है, टीला ऐसा बन रहा है, तो ये समकोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसे क्या कहेंगे अपन? इस टीले को कहेंगे अनुप्रस्थ टीला। तो इस तरीके से टीले बन जाते हैं। भ्रमण आवास वाले टीले को आपको याद नहीं रखना है, इन टीलों को आपको याद रखना है। 1 2 3 4 5 प्रकार के टीले हो गए। कौन कौन से? बरखान, पैराबोलिक, सीप, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ये 5 प्रकार के टीले आपको याद रखने हैं। जब पवन की दिशा के अनुरूप भुजाएं निकाले हुए टीले का निर्माण होता है, 2 भुजाएं निकाले हुए तो उसे बरखान, 1 भुजा निकाले हुए पवन की दिशा के अनुरूप तो उसे सीप, पवन की दिशा के विपरीत अगर भुजाएं निकाले हुए तो पैराबोलिक, पवन की दिशा के अनुरूप लंबवत जो टीला बनता है वो अनुदैर्ध्य, और पवन की दिशा के समकोण पर लंबवत टीला बनता है उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपके चैप्टर नंबर 7 का स्वाहा। सबसे टफ चैप्टर था, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, बहुत छोटे छोटे नाम इसमें आए हैं, और वो नाम 100% श्योर है कि वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि फ्योर्ड झील हो गई, सर्क झील, टॉर्न झील हो गई, वातगर्त हो गई, गुहा हो गई, इसके अलावा पेडिमेंट्स हो गए, पेडिप्लेन हो गए, इसके अलावा छत्रक मशरूम हो गया, इसके अलावा मोनार्ड नोक हो गया, इंसेलबर्ग हो गया, है ना, ये जलोढ़ हो गए, इसके अलावा बहुत सारे जो भी अपन ने पढ़े, है ना, स्टेलेक्टाइट हो गया, स्टेलेग्माइट हो गया, यानी कि बहुत छोटे छोटे शब्द है जो एग्जाम में पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। इसलिए इस चैप्टर को अपन ने बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल आराम से समझा है, लेकिन सबसे टफ चैप्टर था दोस्तों। अब इसके बाद में ज्योग्राफी बिल्कुल चुटकियों में होगी, यानी कि आपका सबसे लंबा, सबसे लेंथी और सबसे कह सकते हैं ना सबसे टफ वाला चैप्टर, सबसे मुश्किल अध्याय जो था वो प्रमुख स्थलाकृतियाँ थी। और स्थलाकृतियाँ भी इतना टॉपिक नहीं है, लेकिन उनका विकास, एवोल्यूशन जो अपन पढ़ रहे हैं, किस प्रकार से वो आकृति बनती है, किस तरीके से जो जल है क्रिया करता है और फिर वो आकृति बन जाती है, ये सबसे बड़ा टफ मैटर था। तो ये कंप्लीट हो गया आपका, और ये कंप्लीट होने के बाद में अपना चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट। अब अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है वायुमंडल की संरचना। एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।